एक संपूर्णा का क्वेश्चन है चैप्टर 1 पे क्वेश्चन नंबर 7 से MCQ का। क्या डाउट हुआ बच्चा इसमें? माइक ऑन करके पूछो। सर यहाँ पर इंडेक्स एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2021। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा वो क्या 31 मार्च 21 पे 31 मार्च 20 और 1 अप्रैल 20 ऐसा होगा जो 3 ईयर बैलेंस शीट बनता है ना? हाँ, एक बैलेंस शीट बनेगा बेटा 31 मार्च 22 का, बिकॉज 21-22 आपका पहला फाइनेंशियल ईयर है जो इंडेस का होगा। एक बैलेंस शीट 22 मार्च का बनेगा, एक बैलेंस शीट 21 मार्च का बनेगा और एक बैलेंस शीट 1/4/20 का बनेगा। ओके, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो इंडेक्स एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 21-22। यस, बिकॉज 21 में तो आप कवर किए ना प्रॉफिट को, ओके उसके अगला साल से होगा ना। ठीक है सर, थैंक यू। तो अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आजा, तेरा वेट ही कर रहे थे। चलिए, आप लोग निकालिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर इंड AS। चैप्टर 2 पेज नंबर कितना है मुन्ना? देखो तो 3, पेज नंबर 3 चैप्टर 2 निकालिए। रेडी? चलो सब स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से पढ़ के आंसर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्योर थ्योरी टाइप का इंड AS था, है ना। इंड AS बोलता हूं, क्या नाम, इंड AS का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था, और बहुत केयरफुली रीड करके आंसर करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें वो ऑड वन आउट करने से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ GPFS, जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आप रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हो, इसमें से क्या एक लिमिटेशन नहीं है? इट कैनॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नीड। ऑब्वियसली सारा इंफॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे? रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ये ऑब्वियसली एक लिमिटेशन है। आगे, द यूजर्स ऑफ रिपोर्ट्स नीड टू कंसीडर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, कहां जाएंगे? थर्ड, इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। ये लिमिटेशन कैसे हुआ? ये तो अच्छा बात हुआ। और एक चीज है, हाँ, इसमें लिमिटेशन कैसे होता कि GPFS वैल्यूएशन नहीं करके देता। आप इससे किसी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। हेल्प होता है, EPS मिलता है, P रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दो, कैश फ्लोज मिलते हैं, डिस्काउंटिंग अप्रोच यूज कर सकते हो, नेटवर्थ मिलता है बैलेंस शीट से, बुक वैल्यू पता कर सकते हो, लेकिन वैल्यू करके नहीं देता GPFS खुद। तो इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। ये लिमिटेशन नहीं हुआ, ये तो एक एडवांटेज या अच्छा बात हुआ। Reports are not primarily directed to other parties such as regulators and lenders because reports are obviously directed to the shareholders of the entity. Yes, ये बाकी सारे लिमिटेशन हैं, लेकिन 3 नंबर वाला जो है वो लिमिटेशन नहीं है, एडवांटेज है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ये मैं आपको उस दिन भी बोला
ये सब इसलिए बनाया गया कि और क्वेश्चन उनको बनाने नहीं दिखा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन ट्रू है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट ऑन द यूजफुल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑन द यूजफुलनेस बोलना चाहिए, बट ठीक है, ऑन यूजफुल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट होता है, हमें मालूम है भाई इतना ज्यादा खर्चा अगर कोई इंफॉर्मेशन को पैदा करने में लगता है कि बेनिफिट उससे बहुत कम है, तो मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है यार ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है क्या, मत दो ना। तो पूछ रहा है, कुछ बातें लिखी हुई हैं, बाकी सारा फॉल्स है, इसमें एक चीज ट्रू है, वो ट्रू लाइन खोजना है। पहला लाइन, कॉस्ट इज ए परवेसिव कॉन्स्टेंट ऑन द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। परवेसिव मीन्स विशाल, व्यापक, बहुत ज्यादा। तो आंसर इज जस्ट कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये लाइन मेरे को ट्रू लग रहा है, और भी देखते हैं इससे ज्यादा भी ट्रू कुछ है क्या। नेक्स्ट लाइन, IASB इंटरनेशनल अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसीडर्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इन इंडिविजुअल रिपोर्टिंग एंटिटीज ओनली। सभी में देखता है वो, खाली इंडिविजुअल रिपोर्टिंग एंटिटी क्यों, कंसोलिडेशन में भी देखता है। फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट नो असेसमेंट ऑफ बेनिफिट इज डन। कॉस्ट और बेनिफिट का ही तो एनालिसिस होता है। यूजर्स डू नॉट इनकर एनी कॉस्ट इन रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये यूजर को पता होगा, और खर्चा करते हैं भाई, हम ही लोग खर्चा करते हैं, मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, स्क्रीनर का काम लेते हैं, बहुत सारा चीजों से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो बहुत सारा फालतू चॉइसेस दिया हुआ था, और पहला वाला चॉइस बहुत स्ट्रांग था, तो ए इज द आंसर। इस तरह जो फॉल्स ट्रू बनाता है ना, वो थोड़ा सा घटिया टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, नहीं, बट ठीक है ना बच्चा, पढ़ना तो पड़ेगा। अगला लाइन, विच आपको यहां से दिखाई दे रहा है, ओह, which of the following statement is false with respect to reporting period? साल को लेकर के financial statements are prepared for a specified period of time. True है. It helps the users of the financial statement to identify and assess changes and trends. Okay, बहुत बड़ा लाइन नहीं है, बट ठीक है, false तो नहीं लग रहा है। Financial statements provide कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट वन प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड। करेक्ट है, ऐसा ही होता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट प्रोवाइड कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन वन प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड। ऐसा नहीं है, अगर कंपनी को लगे कि हमको और ज्यादा कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन देना है तो हम देते हैं। इवन 3 बैलेंस शीट भी कई बार दिया जाता है, वो भी कंपेरेटिव ही तो है एक तरह से। तो ये लास्ट वाला फॉल्स है। 4 नंबर जो पॉइंट है ना बेटा, वो पूरा मेमोरी का है, मैं आपको बुक से मुझे दिखाना पड़ेगा, आप पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, द यूजफुलनेस ऑफ द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एनहांस्ड। भाई यूजफुल तो होना चाहिए ना फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उसको बढ़ाया जा सकता है इफ इट इज कंपेरेबल, वेरीफाइबल, परफेक्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। खराब नहीं लग रहा है सुन करके। कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी खराब तो नहीं लग रहा है। कंपेरेबल, आई मीन इफेक्टिव, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल। कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल। अब ये क्वेश्चन कैसा बनाया गया, प्योर मेमोरी वाला, कि आपको वो 4 पॉइंट बुक वाला याद है या बुक वाला याद नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को याद करके ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मैं आपको बुक दिखाता हूं, अपनी बुक में ये पर्टिकुलर पॉइंट अलग से लिखा हुआ है। देखिए, हाउ टू एनहांस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, द आंसर इज कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमली एंड अंडरस्टैंडेबल। तो ये तो बिना याद किए हुए नहीं बनेगा। तो आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तुम्हारा और इंस्टीट्यूट का आपस का पंगा है।
इसमें टीचर को साइड रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजें ना ठीक ठाक से मैनेज हो जाती हैं, नहीं? आइए अगला क्वेश्चन। टू बी ए परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ए डिपिक्शन वुड नॉट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 छूट गया। अगेन, which of the following statement is false with respect to control? An entity controls an economic resource if it has the present ability to direct the use of the economic resource, right? तो अच्छा, फॉल्स ढूंढना है क्या? ओह, वही मैं बोलता राइट ढूंढना है, तो पहला वाला राइट है साला, तीसरा वाला में काहे टिक लगा है? फॉल्स ढूंढना है। ओके, सॉरी। इट ऑब्टेन्स द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट मे फ्लो फ्रॉम इट, ये भी राइट है। इफ वन पार्टी कंट्रोल्स एन इकोनॉमिक रिसोर्स, द अदर पार्टी मे ऑल्सो कंट्रोल दैट रिसोर्स। सुनने से गलत टाइप का लग रहा है, बट देन मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, मैं चौथा वाला पढ़ूंगा। Control of an economic resource usually arises from an ability to enforce legal right. करेक्ट है। तो चारों में क्लियर लग रहा है कि थर्ड वाला ही फॉल्स है। मैं थर्ड वाले को लेकर के, जैसे ये तो बहुत स्ट्रांगली बोल दिया पढ़ते ही, मेरे को थोड़ा सा ना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं बोला चौथा वाला पढ़ लेता हूं। क्यों सर, आपको पूरा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? उसमें बोला एक पार्टी अगर कंट्रोल करता है तो दूसरा पार्टी कंट्रोल नहीं करता। कई बार क्या होता है ना, डिस्प्यूट वगैरह होता है, लीगल में पंगा चलता रहता है, तो कई बार सेम लैंड को दोनों जने कंट्रोल करते हैं। जेवी में भी होता है, डिस्प्यूट है मान लो, तो ये प्रॉब्लम था। मतलब मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं था, बोल के मैंने वेट किया। इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा चारों को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर करना इज ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट, टू बी ए परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ए डिपिक्शन वुड नॉट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब रॉन्ग चॉइस पता करना है, तो बोलता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फेथफुल होने के लिए। आंसर इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरूरी है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मैं तुम्हारे सामने रखता हूं क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कॉपी में। अनइंटेंशनल एरर इज अलाउड, किसी भी तरह घटिया चॉइस है ना, अनइंटेंशनल एरर इज अलाउड। न्यूट्रल होना और फ्री फ्रॉम एरर होना, जब ये तीन चॉइस आप खास करके फ्री फ्रॉम एरर दे रहे हो तो देखने से लग रहा है कि ये जबरदस्ती का घुसाया हुआ एक चॉइस है जिसमें बच्चे आराम से आंसर कर सकते हैं। बट देन यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि हाँ यार अपना चॉइस तो इजी हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। अब मैं आपको बुक दिखाता हूं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली। यहां देखिए, फेथफुल प्रेजेंटेशन के लिए ये तीन चीजें जरूरी होती हैं। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। अगेन, अब ये सब जो चॉइसेस हैं बेटा, ये तो पढ़ के याद करने से ही होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये 6 नंबर, आपको ये पैरा याद नहीं भी होता तो चॉइस ऐसा था कि हो जाता, लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन में याद करना ही जरूरी था। इसलिए कम से कम ये वाला बुक, जितना 3 ठो बुक हम आपको दिए, हम तो थ्योरी बहुत अच्छे से बना करके दिए, कम से कम उतना तो पढ़ के जाओ। उसका तो एक एक पैराग्राफ जो है ना, वो आपको बार बार पढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि हमको पढ़ते पढ़ते जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन लगा नोट्स बनाते समय, हम उसको बना करके डाले, बट देन स्टिल उनके पास ऐसा लाइन हो सकता है, क्योंकि उनकी बुक मान लो 1000 पेज की है, मेरी 500 पेज की है, मेरी 400 पेज की है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर आपका जो नोट्स है सर, हम लोग उसको 3 बार प्रैक्टिस करने चल जाएगा तो हम लोग का ऐसे काम हो जाएगा। आई होप एंड बिलीव, आई डोंट असर्ट दैट, मैं इंस्टीट्यूट के साथ कभी कोई बेट नहीं लेता, पंगा नहीं लेता, मैं जस्ट बनाया हूं ढंग से, इसीलिए बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है आप यूज कर सकते हो। आइए 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एंटिटी। ओके, करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है।
A reporting entity has to be a single entity only and it cannot comprise more than one entity. Consolidated financial statement तो दो entity का होता ही है. A reporting entity is an entity that is required or chooses to prepare financial statements. इसमें क्या, ये तो ठीक ही है मतलब. अच्छा, हम लोगों को क्या ढूंढना है? अच्छा, ये ट्रू ही है, लेकिन और भी ट्रू हो सकता है, थोड़ा कमजोर टाइप का ट्रू है. मतलब देखते हैं. इफ ए रिपोर्टिंग एंटिटी इज द पेरेंट अलोन, द रिपोर्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रेफर्ड टू एज कंसोलिडेटेड. नो, इट इज स्टैंड अलोन. हाँ, अपने सेपरेट और स्टैंड अलोन का एक डिफरेंस किए थे, लेकिन अभी वो लड़ाई का मुद्दा नहीं है. If two or more entities are linked by a parent subsidiary relationship, they are referred to as combined financial statements. No, उसको consolidated financial statements बोला जाता है. तो ये घटिया चॉइस अगेन बनाया गया, बट देन सेकेंड वाला इज दी फुल्ली करेक्ट. मतलब तीनों चारों चॉइसेस में इट्स ओके. बी इज द चॉइस. इसमें तो सारा ही विच ऑफ द ट्रू इज फॉल्स ट्रू ऐसे करके क्वेश्चन बनाया है. देख, जानते हो इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट होता है. ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी एग्जाम्स होती है ना, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं. हाँ, और उसमें वो ट्रू फॉल्स 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 मतलब दो ठो, हाँ, वो पूरा कंफ्यूज करते हैं और डिसेंट टाइप से कंफ्यूज करते हैं. आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न assumption. There is a fundamental accounting assumption that the reporting entity is a going concern. It's true. Going concern और accrual दो ही तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption बचे हैं ना. कंसिस्टेंसी को फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption की लिस्ट से हटा दिया गया है. हम लोग जब इंटर पढ़ते थे तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption होते थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूअल. जब फाइनल में इंड एस का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया तो उन्होंने दो ही रखा, गोइंग कंसर्न और अक्रूअल. बोला कंसिस्टेंसी तो बार बार वायलेट होता रहता है, एस बदलता है, इंड एस बदलता है, तो कंसिस्टेंसी बदलनी पड़ती है. तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया और उन्होंने बोला हम दो ही को रखेंगे. इसका मतलब वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि गो एंड बी इनकंसिस्टेंट. उन्होंने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन की लिस्ट से एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को, बोलो बेटा, हटा दिया है. आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन. There is a fundamental assumption that entity is a going concern. ये correct है. Reporting entity will continue in operation for the foreseeable future. Normal बात है, यही सच है. There is no need to describe the basis used in financial statement if the entity has an intention of liquidation. देखने से गलत लग रहा है, और ऐसे भी मैं आपको बताता हूं. आप लोगों को एक सम बनाया गया है कि अगर हम गोइंग कंसर्न हैं और गोइंग कंसर्न नहीं हैं. उसमें क्लियर है ये कहानी कि अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं हैं तो आपको असेट एंड लायबिलिटी को रियलाइजेबल और पेएबल वैल्यू पे दिखाने के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. और आपको वो लिखना पड़ेगा कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय शोइंग द असेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू एंड लायबिलिटीज एट payable values and accordingly the P&L and balance sheet has been drafted. ये लिखना पड़ता है और ये आपका पार्ट ऑफ, मेरे को अभी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपका पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट्स रहेगा. समझ पाए क्या बोला? अभी यहां पे नहीं दिख रहा, कोई दूसरी जगह पे होगा. ठीक है,
चलिए छोड़िए, लास्ट नहीं। अच्छा, डी नंबर, in case of liquidation financial statements may have to be prepared on different basis. Answer is yes, they are prepared on different basis, that is realizable and payable value. Otherwise आप सारा Ind AS फॉलो करते हो अगर आप गोइंग कंसर्न रहते हो तो। 9th one, अच्छा फिर वो फाइट रहेगा, फिर वो तुमको जजमेंट का आंसर लेकर के कॉल लेना पड़ेगा कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि चारों पढ़ो, चारों पढ़ के जो कहानी बनती है, इंस्टीट्यूट देख पूरा कोशिश करेगा इस तरह का वाहियात क्वेश्चन नहीं बनाए, बट देन बनता तो है, तुमको और हमको मालूम है। इसीलिए चारों चॉइस को पढ़ करके फिर अपना फाइनल आंसर देना बेटर रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो एमसीक्यू का क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। ये हम लोग इंस्टीट्यूट की बुकलेट से निकाल करके अभी कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कहीं कहीं प्रॉब्लम भी है, और ये भी फील हो रहा है 95% 99% में चीजें ठीक ठाक हैं, बट देन 1-2% तो है ना जहां पे अजीब सा क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे 1-2 क्वेश्चन देख के लगा साला तो बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी हो गया, कम से कम ये वाली बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी हो गया। खाली कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, चल जाएगा 95% तो चल ही रहा है, बट देन हु नोज यार, पढ़ लेते हैं ना, दिक्कत क्या है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन बैड टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है, देखते हैं। Consolidated financial statements provide information for both the parent and the subsidiary as a single reporting entity. एकदम सिंपल, एकदम सेम सेंटेंस हम लोग नोट्स में कई बार बोलते हैं। Unconsolidated financial statements are designed to provide parents information and not about those of the subsidiaries. Obviously, बस उसमें investment in subsidiary लिखा रहता है, that's it. Consolidated financial statements are designed to provide separate information of any particular subsidiary. नहीं, ऐसा नहीं होता, सारी सब्सिडरी को हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस दे के कंसोलिडेट करते हैं। तो ये पढ़ते ही फॉल्स लग रहा है और ऑब्वियस फॉल्स है। देन डी पढ़ते हैं लेकिन लगता नहीं कि सी से ज्यादा कोई फॉल्स हो सकता है। आगे, A parent may require / choose to prepare unconsolidated financial statements in addition to consolidated financial statements. ये सत्य है। इंडिया में क्या है, you are required, you don't have to choose. आप खाली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके काम नहीं चला सकते, आपका अपना स्टैंड अलोन बैलेंस शीट जाना ही जाना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में। यस, आईटीआर स्टैंडअलोन के हिसाब से भरते हैं। इवन जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है ना, उसमें जो टैक्स एक्सपेंस लिखा रहता है, टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि आप तो सब्सिडरी का टैक्स भी कंसोलिडेशन में लिखते तो हो ना, तो उसमें कंसोलिडेटेड P&L के हिसाब से टैक्सेबल इनकम निकाला नहीं जाता। जैसे मान लो मैं होल्डिंग हूं, तुम लोग दोनों सब्सिडरी हो, तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी 20 करोड़, तुम्हारा 30 करोड़, मेरा 100 करोड़, तो बस 150 करोड़ दिखा देंगे। तुमने अपना निकाला था, तुमने अपना, मैंने अपना निकाला था। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 150 दिखा देंगे। ये नहीं करेंगे कि अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला असेसी एक असेसी होता, अरे वो असेसी नहीं है, असेसी तुम हो और मैं हूं, तो वो रिकैलकुलेट होता ही नहीं है, उसको एज इट इज कॉपी किया जाता है। ओके, आगे देखो 10 का 10 क्वेश्चन उसी तरह का बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। थोड़ा और अच्छा इस पे बनाया जा सकता था, बट देन इट्स ओके, जैसा है हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज इनकरेक्ट, रॉन्ग खोजना है. एन असेट इज ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, नॉर्मल बात है. ए लायबिलिटी इज ए पास्ट ऑब्लिगेशन, नो इट्स ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. A liability is a past obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of, वो उल्टा कर, as a result of present events. माने मैच ही नहीं कर रहा है सेंटेंस जो है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैच ही नहीं कर रहा है. ये देखने से लगता है कि टाइम नहीं दिया गया है मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन ड्राफ्ट करने के लिए. जस्ट दो इंफॉर्मेशन, दो आइटम को इधर से उधर करके चीपनेस दिखाया गया है. An equity is the residual interest in the asset and in the assets of the entity after deducting all the liability. बोला ही जाता है equity is the residuary interest in the net assets of the entity. Income is the increase in the asset or decrease in the liability that result in increase in the equity other than those relating to contributions from the holders of the equity claims. आप जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना, आपको सबसे प्यारा डेफिनेशन इनकम और एक्सपेंस का लगेगा. हम लोग इनकम का जब डेफिनेशन देखते हैं तो सिंपल सा बात है भाई, एक ऐसा पैसा जो हमारे पास आ रहा है, जो हमको किसी को चुकाना नहीं पड़ेगा, वो हमारा अपना है. ऐसे को तो इनकम समझते हैं ना, कि वी डोंट हैव टू रीपे इट, इट्स आवर्स, इट्स माई इनकम. इनका डेफिनेशन कितना प्यारा है देखो. हम तो बहुत खुश होते हैं जब ये डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो, कि इनकम इज एन इंक्रीज इन दी एसेट. जब इनकम होता है एसेट बढ़ता है, और ए डिक्रीज इन द लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन द इक्विटी. उसके कारण इक्विटी बढ़ती है. अदर देन दोज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर अगर कंट्रीब्यूशन करके कोई पैसा दे रहा है, चाहे कैपिटल प्रीमियम का, वो हमारा इनकम नहीं है. कितना प्यारा डेफिनेशन है. और ये डेफिनेशन असेट का है. ये सब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो ये टॉपिक कंप्लीट होता है. हम लोग अगले टॉपिक में जा रहे हैं. इंड एस 1 हो गया था ना. इंटरिम फिनेंशियल रिपोर्टिंग, इंड एस 34. ये ऐसा इंडेस है जो सिलेबस के लास्ट की तरफ पढ़ना चाहिए. ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, अपने क्वेश्चन सुन करके आंसर को सुन लेते हैं. जब इंडेस 34 पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आता जाएगा. ओके, क्वार्टरली रिपोर्टिंग को लेके बातचीत है. क्वार्टरली रिपोर्टिंग का ये वाला इंडेस जस्ट फॉर रिवीजन पर्पसेस आज तक मैंडेटरी नहीं किया जा सका. ये मैंडेटरी नहीं है. लिस्टेड कंपनियां जो इंटरिम रिपोर्टिंग करती हैं वो सेबी के रूल्स के हिसाब से करती हैं. सेबी ने उनको गाइडलाइंस दिया हुआ है. वो क्या क्लॉज 41 ऑफ क्या वो लिस्टेड वो क्या है ना, उनके हिसाब से उनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां से वो लोग रिपोर्टिंग करता है. लेकिन डेटा यहां से ही लेता है, पर रिपोर्टिंग ये वाला नहीं होता है. क्योंकि आप जब ये वाली रिपोर्टिंग पढ़ोगे ना, इंडेस 34 वाली, इट्स वेरी 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 परवेसिव, बहुत व्यापक है, बहुत ज्यादा है, और ये पॉसिबल ही नहीं है. इवन सेबी की इंटरिम रिपोर्टिंग जब होती है तो लोग परेशान होते हैं. और हर 3-3 महीना में रिपोर्टिंग ही करते रहेंगे इतना इतना. हाँ, अरे बैंकों में एवरी मंथ एंड में करना पड़ता है जो लोग सेल्स में होते हैं. मेरा साला है, उसका लास्ट वीक सैटरडे संडे भी ऑफिस रहता है और 1-1 बजे रात को घर आता है. 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे.
आइए सुनते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं देखते हैं कैसा है। इफ एन एंटिटी पब्लिशेस ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको खाली हेडिंग सब हेडिंग करके बैलेंस शीट P&L बना के दे देना पड़ता है, नोट्स ऑन अकाउंट्स बना के देना जरूरी नहीं है। फर्स्ट पेज ऑफ द बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो दे दो, काम हो जाएगा। तो वो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें इंटरिम रिपोर्टिंग में, और नहीं तो आप कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दें इंटरिम रिपोर्टिंग में। ये आपके ऊपर ऑप्शन है। फिर से बोलता हूं, ये जो भी कुछ आप यहां पे सुनोगे ये मैंडेटरी नहीं है। आपको ना कंप्लीट बनाने की जरूरत है, ना कंडेंस्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं तो सेबी जो बोलता है वो वाली रिपोर्टिंग कर दीजिए, दैट्स इट। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशंस इंड AS 34 के हिसाब से करने पड़ेंगे। पर ये जो बना के बोल रहा है उसको बना के किसी को रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। तो सर फिर इसको कौन बना के रिपोर्ट करेगा? वो जो ऑप्ट करेगा कि मेरे को इंड AS 34 फॉलो करना है। ओके, आइए सुनते हैं। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बात हम हर चीज पे बोलते हैं, मतलब नहीं तो फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा। खाली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो फिर वो फील भी नहीं आएगा, लगेगा कि रीडिंग खाली हो जा रहा है। आइए, इफ एन एंटिटी पब्लिशेस ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in its interim report, those condensed statements should include a minimum each of the heading and subtotals that were included in the most recent financial annual statements and selected explanatory notes as required by the standard. यही सच है, ऐसा ही मिनिमम करना पड़ता है। आगे 2 नंबर, income tax expense should be accrued using the best estimate of weighted average annual income tax rate expected for the interim period, YTD period, full financial year, current period and comparative period। आपको इसका आंसर है पूरे साल का इनकम टैक्स का इफेक्टिव एनुअल इफेक्ट। ये देखो ना, यहां वर्ड देखो, वेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट। इसका एक पूरा कैलकुलेशन का फ्रेमवर्क है इंड AS 34 में, आपको करवाया गया है। फुल ईयर का इनकम टैक्स रेट को कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टरली उसको अप्लाई किया जाता है, फिर सेकेंड क्वार्टर में YTD कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, ईयर टू डेट। जो आप लोग 102 वाला याद है, एम्प्लॉय बेनिफिट वाला, शेयर बेस्ड पेमेंट में 2 क्वार्टर का निकाल के पिछला क्वार्टर का माइनस करके सेकेंड क्वार्टर का एक्सपेंस होता था, वो इंटरिम रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इसका आंसर है फुल फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इज नॉट मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ इंड AS 34। पुअरली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है। अगर आपको इंड AS 8 याद है तो उसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि क्या क्या ऐसा एक्सेप्शनल आइटम है जिसका अलग से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल का लिस्ट इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ, मैं अभी आपको बुक में दिखाऊंगा। ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दिया जाए, मैं आपको दिखाता हूं वो कहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। ये देखिए, दिखाऊं? ये देखिए, इंड AS 34 में भी ये पैरा है। ये वो आइटम सब है मुन्ना जो अनयूजुअल एक्सेप्शनल आइटम्स है। ये सारा एक्सेप्शनल आइटम को अलग से प्रेजेंट करने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये वो आइटम है जो पार्ट ऑफ बिजनेस है। ठीक है, लेकिन रिकरिंग नहीं है, कभी कभी होता है। तो इंड AS ने बोला कि लोगों को ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए, उसके लिए ये आइटम भले ऑर्डिनरी नेचर का है लेकिन इसको अलग से दिखाना जरूरी है।
तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का चीज तो इंड एस ने खत्म कर दिया, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम का डिस्कशन अभी भी उन्होंने जिंदा रखा है। ये सब कुछ एक्सेप्शनल आइटम के ना एग्जाम्पल्स हैं, नाम हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या नाम दिया है। राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू इट्स एनआरवी एंड इट्स रिवर्सल, इम्पेयरमेंट एंड इट्स रिवर्सल, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट एंड इट्स रिवर्सल, acquisition and disposal of PP, commitment to purchase PP, litigation settlements, correction of prior period errors, loan default, changes in the classification of financial asset, changes in contingent liability। ये कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में अलग से बताया जाना चाहिए। इस सारे एग्जाम्पल्स में से कुछ एग्जाम्पल लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है। एंड अगेन आई वुड से इस तरह के क्वेश्चन के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। Which of the following is not mandatorily required to disclose in interim financial report, in interim financial statements? Reversal and any provision for the cost of restructuring, ये उस लिस्ट में था, अगर आपको याद हो तो। मैं सी पढ़ता हूं, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ पीपीई, ये उस लिस्ट में था, अगर याद हो तो। लिटिगेशन सेटलमेंट, ये भी उस लिस्ट में था। assumptions used in actuarial valuation of defined benefit plan, ये सब कहां से इंटरिम रिपोर्टिंग में तुम डिस्क्लोज करोगे? ये पॉसिबल ही नहीं इंटरिम रिपोर्टिंग में डिस्क्लोज करना। लेकिन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड या रिवर्स्ड, लिटिगेशन सेटलमेंट होना, पैसा लगना या आना, ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेटिव है वो लिस्ट, बट स्टूडेंट लोगों को उसके बाहर कुछ पढ़ना नहीं पड़ता नॉर्मली स्पीकिंग। लेकिन इंस्टीट्यूट ने हमेशा बोला कि हम ये लिस्ट जो बना करके दे रहे हैं वो इलस्ट्रेटिव है। मैंने लिख के भी दिया होगा, देखो, ये देखो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहां है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है, लेकिन अगेन अगर 4 में से बेस्ट चॉइस चुनना होगा तो आप उसी को करोगे ना। आई बेटर क्वेश्चन है, 4 नंबर, बहुत सुंदर है। आइए पढ़ते हैं। An entity prepares quarterly interim financial report in accordance with AS 25। ये Ind AS 34 होना चाहिए। ठीक है, आइए। The entity is engaged in sale of mobile phone and normally 5% of the customers claim on their warranty. The provision in this quarter was calculated as 5% sales to date, which was 10 million। ये सेल 10 million है, मल्टीप्लाई करो 10 मिलियन का 5%, 0.5 million, 0.5 million। However, in the second quarter, a fault was found and warranty claims are expected to be 10% for whole of the year. In the second quarter, the sale was 15 million। तो आपको क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15 और 10 25 मिलियन करना होगा, और उसका 10% करना होगा, 2.5 मिलियन करना होगा। जबकि आप प्रोविजन बना चुके हो 0.5 का, तो सेकेंड क्वार्टर में आपका 2 मिलियन का बनेगा। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि 15 मिलियन का 10% बना दें खाली सेकेंड क्वार्टर का सेकेंड लेकर के, ये नहीं चलता। ईयर टू डेट कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने पूछा what would be the provision charged in the second quarter's interim financial statement? The answer is 2 million। इसमें 2 आंसर करेक्ट है, रॉन्गली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। अकॉर्डिंग टू Ind AS 34, interim period is a financial reporting period shorter than 12 months। Yes, it is correct। Shorter than a full financial year, सेम ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। Of 3 months, of 6 months, no। सर हम लोग तो 3 महीना का ही देखें इंटरिम पीरियड को,
वो सेबी ने बोला है। इंड एस 34 ने कहीं नहीं बोला कि इंटरिम रिपोर्ट 3 महीना का होना चाहिए। 3 महीना का 4 रिपोर्ट, नो, 2 महीना का हम 6 भी बना सकते हैं। नहीं समझे? 4 महीना का हम 3 भी बना सकते हैं। क्यों सर, ये क्या तरीका है? ये डिफाइन नहीं किया उन्होंने। इंड एस 34 बनाते समय ये केयर नहीं लिया गया। 6 महीना का 2 ठो बना दो। हाँ, तो 1 ठो बना दो, लास्ट में तो एनुअल आ जाएगा। यूटिलिटी खत्म है। ढंग से नहीं बनाया इन्होंने इस चीज को। जब भी मैंडेटरी होगा तब वो चीज को ठीक करेगा ही करेगा जरूर वो लोग। जब भी ये मैंडेटरी होगा इसको ठीक करेगा। तो यहां पे 2 आंसर करेक्ट है। शॉर्टर देने ए को भी टिक लगा देना आप लोग। तो अगेन रॉन्गली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, बहस मत करना कि सर अगर आ गया तो क्या करेंगे। ओके, आगे 6 नंबर क्वेश्चन। An entity is not required to present basic and diluted EPS as per the component of P&L for the interim period. Answer is false, क्योंकि ये दिखाना पड़ता है। Next, Ind AS 34 mandates the following in relation to interim reports कि which entity should publish the interim financial report। ऐसा उन्होंने कोई मैंडेटरी तो ये किसी के ऊपर नहीं है। हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड बी पब्लिश्ड वो भी नहीं बोला। इंड एस 34 ने ये नहीं बोला। हाउ सून इट शुड पब्लिश्ड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ये भी इंड एस ने कहीं पे नहीं बोला। पीरियड ही डिफाइन नहीं किया। बोले तो 6 महीना का 2 बनाएंगे कि 4 महीना का 3 बनाएंगे। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कितना फ्रीक्वेंटली वही वाला बात। 4 महीना में बनाएंगे कि 3 महीना में, ये सब बात उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। हाउ सून इट शुड पब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ये सब कोई बात वहां पे लिखा हुआ नहीं है। मैं फिर से बोलता हूं सेम सेंटेंस। वंस इंड एस 34 विल बिकम मैंडेटरी, ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रॉपरली एड्रेस्ड। ओके, आगे बढ़िया क्वेश्चन है, मेमोरी का है बट फिर भी इजी है। द स्टैंडर्ड डिफाइंस इंटरिम रिपोर्ट एज ए रिपोर्ट फॉर इंटरिम पीरियड कंटेन्स ए सेट ऑफ कंप्लीट फिनेंशियल स्टेटमेंट, कंडेंस्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू एनुअल, कंप्लीट और कंडेंस्ड। अभी बातचीत करते वक्त भी ये सेंटेंस मेरे मुंह से निकला होगा। कंप्लीट और कंडेंस्ड दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो। An entity may reverse impairment loss recognized in previous interim period in respect of goodwill in the subsequent period. Goodwill का रिवर्सल आप जानते हो अलाउड नहीं है। जब क्वार्टरली एनुअल रिपोर्टिंग में नहीं है तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग में कहां से अलाउ करा देगा, पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट, which of the following is not the minimum component of interim report? Condensed balance sheet, condensed P&L, condensed statement of changes in equity, condensed cash flow, comparative information in respect of preceding period। ये मिनिमम कंपोनेंट में नहीं लिखा हुआ है, ये तीनों लिखा हुआ। और एक चीज भी लिखा हुआ कंडेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L, और एक चीज भी लिखा हुआ सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। 10-12 ठो स्पेशल नोट्स होता है, वो बना करके देना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कंडेंस्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहां पे देखिए 5 है। कंडेंस्ड बैलेंस शीट, कंडेंस्ड P&L, कंडेंस्ड इक्विटी चेंजेस, कंडेंस्ड कैश फ्लो और सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। ओके, तो दिस वाला टॉपिक इज ऑल्सो ओवर नाउ। अगला टॉपिक पे चलते हैं। कैश फ्लो हो गया था हम लोगों का ना, आइए इस पे आते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज
चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स हमारा इंड एस 8 होता है। इसी में वो 3 बैलेंस शीट अप्रोच बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। आइए चॉइसेस पढ़िएगा मुन्ना अच्छे से, उसके बाद आंसर करेंगे। A company has made some changes in the accounting policies and accounted for them in the financial year 2021-22. Due to changes in the accounting policies, retrospective adjustment has tax effect related to previous years along with the effects on the transactions. Correct? हो गई. How will this be accounted for and disclosed? In accordance with Ind AS 8 only. Ind AS 8 policy वाला, in accordance with Ind AS 12 टैक्स वाला। टैक्स इफेक्ट को Ind AS 12 से मैनेज करना होगा और ट्रांजैक्शन को Ind AS 8 से, और एंटिटी है जो चॉइस कि वो ए ले ले या बी ले ले। अब समझ में आ रहा चीज को पढ़ोगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि सी इज दी चॉइस। आगे according to Ind AS 8, a change in the accounting policy is applied retrospectively. जब भी ऐसा होता है, an entity shall adjust 1. Opening balance of each affected component of equity for the earliest period presented. ये सच है, ये opening balance sheet of the last year हो गया। 2. Other comparative amount disclosed for earliest period presented. ये वैसा करके लिखा हुआ नहीं, बट ठीक है मैं इसको रॉन्ग नहीं बोलूंगा। आगे other comparative amount disclosed for each prior period presented, ये सच है। opening balance of each affected component of equity for each prior period represented। अब 4 तो बेकार है, नहीं समझे। 1, 2 और 3 में से कौन करेक्ट है वो देखना है। क्या क्या चॉइस दिया है देखो। वन एंड टू, 1 and 3, 2 and 4, 3 and 4। सुनो 1 तो ऑब्वियसली करेक्ट है। अब 2 और 3 में कौन ज्यादा करेक्ट है आपको वो देखना है। हाँ, प्रीवियस ईयर ही खाली दिखाना पड़ता है, तो यहां पे उन्होंने लिख दिया कि माने बढ़ने से मेरे को सिमिलर ही लग रहा है। देख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट, ये तो ठीक है। 2 नंबर देखो, अदर कंपेरेटिव अमाउंट्स डिस्क्लोज्ड फॉर अर्लीएस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, और अदर कंपेरेटिव अमाउंट डिस्क्लोज्ड फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। तो आंसर इज ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड ही करेक्ट है। अगर मान लो कोई तरीका से कभी आप 3 ठो पीएल बना रहे हो कोई तरीका से, तो दूसरा वाला पीएल क्या ठीक नहीं करोगे? उसका भी तो सारा इंफॉर्मेशन आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अगेन बैडली ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा केयरफुली पढ़ोगे ना तो 1 and 3 का चॉइस आप कर पाओगे। लास्ट थर्ड क्वेश्चन, पढ़ू। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नहीं है। क्या एस्टीमेट है वो देखना है। आगे, ए लॉस अलावेंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, जिसको पीबीडीडी बोलते हो आप। पीबीडीडी इज ए एस्टीमेट। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, एनआरवी सेलिंग प्राइस से एस्टीमेट ही किया जाता है।
द डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ पीपी, इसको तो अलग से A16 ने बोला, इंड A16 ने कि ये एस्टीमेट है। ए प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशन, वारंटी का तो नाम ही एस्टीमेट है। तो ये चारों का चारों अकाउंटिंग एस्टीमेट है। नन ऑफ देम आर अकाउंटिंग पॉलिसीज, दे आर एस्टीमेट्स। तो उन्होंने चॉइस में झूठ मूठ का बहुत सारा चॉइस बनाया, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं 1, 2, 3 एंड 4 को ऑब्वियस चॉइस मान करके आगे बढ़ता हूं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पॉलिसी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड एज ए चेंज इन दी, इसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर है ये। आंसर तो जो है वो तो है, बाकी चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा रिवीजन हो रहा है इससे, ये पढ़ करके इट इज ए गुड रिवीजन का कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड एज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू पॉलिसी, चेंज। आइए, the application of an accounting policy for transactions, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring। मेरा पुराना जो ट्रांजैक्शन था वो अलग है, अभी जो नया ट्रांजैक्शन है वो उन ट्रांजैक्शन से बिल्कुल अलग है, मैं उसके लिए कोई पॉलिसी यूज कर रहा हूं, दैट्स योर न्यू पॉलिसी सर, यू आर नॉट चेंजिंग एनी पॉलिसी। इसमें कोई रेट्रोस्पेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। वो ट्रांजैक्शन आज अक्रू हुआ है नया वाला, उसका पॉलिसी डिजाइन करके अकाउंटिंग कर लीजिए। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस और अदर इवेंट्स और कंडीशंस दैट अकर्ड प्रीवियसली और मटीरियल। तो जो पुराना ट्रांजैक्शन अकर हुआ था, जिसको हम दूसरी तरीके से अकाउंट फॉर करते थे, अब हम चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। बट देन क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग देखिए, पहला वाला भी लाइन और तीसरा भी, अच्छा तीसरा तो ढंग से नहीं बनाया, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, चॉइस इज ऑब्वियसली बी। तो इसमें कहानी क्या है ना बेटा, अगर कोई ट्रांजैक्शन, सुनो मेरी तरफ, अगर कोई ट्रांजैक्शन पहले कभी इनकर ही नहीं हुआ, कभी इनकर नहीं हुआ, और आज कोई ट्रांजैक्शन इनकर हुआ और मैं उसका अकाउंटिंग पॉलिसी डिजाइन कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ चेंज, दिस इज फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा हूं। 2, पहले कोई ट्रांजैक्शन इनकर हुआ था, लेकिन अभी जो ट्रांजैक्शन इनकर हुआ है ना, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, वो वैसा है ही नहीं। नाम मैच कर रहा है बट ट्रांजैक्शन का कंटेंट एकदम भी मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैं पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा हूं वो भी चेंज नहीं है, वो भी न्यू पॉलिसी है। पहले जो ट्रांजैक्शन इनकर हुआ था उसको मैं जैसे अकाउंट फॉर करता था, नाउ द सेम ट्रांजैक्शन आई वांट टू डू द अकाउंटिंग इन ए डिफरेंट मैनर। ऑब्वियसली इंड एज चेंज हो गया, तभी मैं चेंज कर पाऊंगा, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम चेंज कर पाएंगे, दैट इज ऑब्वियस, बट दैट इज ओनली गोइंग टू बी कॉल्ड अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अब हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? 5 नंबर, अप्लाइंग ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शंस और अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस एज इफ द पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। जिंदगी भर से वही पॉलिसी चल रही थी, अगर ऐसा करके हम कुछ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? करेक्शन ऑफ एन एरर, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। सी नंबर होना नहीं चाहिए था, सी की जगह एक राइट चॉइस इनको देना चाहिए था, बट यस हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बोलते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट भी करना पड़ता है। इट्स अ बैड चॉइस, ओके। 6 नंबर, रेडी? In some cases, when it is difficult to distinguish between a change in the estimate and a change in the policy, हम लोग उसको estimate change मानते हैं और prospectively डाल देते हैं। Although इंस्टीट्यूट ने बोला कि मैनेजमेंट को केयरफुली डिजाइन करना चाहिए सोच के कि ये पॉलिसी है या एस्टिमेट है, बट फिर अगर इम्प्रैक्टिकल हुआ तो एस्टिमेट मानो और आगे बढ़ जाओ, झमेला लेने का जरूरत नहीं है।
तो वहां है एक तो चॉइस, इंटायर चेंज इज एस्टिमेट विथ अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। तो हम इनमें चारों चॉइस को पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। According to Ind AS 8, prior period errors have to be corrected prospectively, retrospectively. Entity has a choice, prospectively and a disclosure. Answer is retrospectively. यहां भी 3 बैलेंस शीट बनाने का प्रोविजन है। 8 नंबर को पढ़ करके ऑड वन आउट करके आप मैनेज कर सकते हो। आइए 8 नंबर पढ़ते हैं। The selection and application of accounting policies for similar transactions shall be consistent always. It's okay, it should be consistent unless an Ind AS specifically require or permits categorization of items for which different policies may be appropriate. It looks right. Consistent only if Ind AS specifically requires or permits categorization of items for which different policies are not appropriate. फालतू बनाया गया है। Consistent unless the policy is not favorable to the entity, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब A और B में चॉइस बचा हुआ है। B looks better, हाँ B looks better। 9 नंबर देखिए। आप देखेंगे एक चीज, देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये हमारी बुक में कैसे हाईलाइट किया हुआ देखिए। कौन अब इतना इज्जत दे के लाइनों को पढ़ता है यार। देखिए ये अभी जो क्वेश्चन था कंसिस्टेंसी के ऊपर बात था। For similar transactions and events, same line है, the entity should apply the accounting policies consistently. If an Ind AS suggests or permits the categorization of items for which different policies may be appropriate, then the entity may do so. अब समझे, क्वेश्चन उनको ये डालना था। चॉइसेस इस तरह का बना दिया। ये और बात है कि हम लोगों के लिए चॉइस इतना अच्छा था कि हम लोग बी को ही चुन पाए, बट स्टिल बुक रीडिंग से ये हेल्प होता। तो अब एक चीज तो पता चला कि बुक रीडिंग तो करना ही पड़ेगा। क्या जो खाली रिवीजन वीडियो दे दीजिए, रिवीजन वीडियो दे दीजिए, उससे पूरा काम ये वाला नहीं हो पाएगा। वो सब हो जाएगा, प्रैक्टिकल सम वाला काम फटफट फटफट हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनडेप्थ भी, ऐसे भी हम लोग इनडेप्थ किए ही थे, बट फिर भी करना है। आई नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा सा एक 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये भी एक तो सुंदर सा लाइन है, पढ़िए। Some new standards and amendments have been issued for the month of March 2022, but it was effective from 1 April 2022. In accordance with Ind AS 8, what is the provision in this regard if the entity has not applied the Ind AS, new Ind AS that has been issued but is not yet effective? पहले क्वेश्चन सुन ले। मार्च 2022 में कोई नया Ind AS आया, 1 अप्रैल 2022 से वो एप्लीकेबल होने वाला है, बोल दिया कि एप्लीकेबल होगा। हम अभी मार्च 22 का ही बैलेंस शीट बना रहे हैं।
22-23 का नहीं, मार्च 22 का बना रहे हैं। तो क्या ये इंड AS 8 कुछ कमेंट करता है? आंसर इज हां करता है। सर क्या करता है? मैं क्या करता है ये नहीं बोलूंगा, आप पहले पढ़ो। आप इसकी चारों चॉइसेस पढ़ो। पढ़ो फिर मैं डिस्कस करूंगा। सर क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इन द सब्सिक्वेंट ईयर। आंसर इज नो। जब कोई नया इंड AS एप्लीकेबल होगा तो वो नया इंड AS जो बोलता है उसी को अप्लाई करना है। वो फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन के रूप में डिस्कशन होता है। वो अगर बोलेगा रेट्रोस्पेक्टिव करना है तो करेंगे, वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओनली डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट इज रिक्वायर्ड। आंसर इज यस, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है कि हां एक नया इंड AS आया है, हम लोग अभी उसको अप्लाई नहीं किए हैं, इस सब्जेक्ट पे वो आया हुआ है, ये लिखना पड़ता है। समझे कि नहीं क्या चीज का केस है? आगे, डिस्क्लोज बोथ दिस फैक्ट एंड any known or reasonably estimatable information relevant to assessing the possible impact that application the new Ind AS will have on the entity's financial statement in the period of initial application। 22-23 में जब मैं इस इंड AS को अप्लाई करूंगा तो क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकते हैं इस नए वाले इंड AS के, वो भी बताना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा कि एक नया इंड AS आया है जो अभी एप्लीकेबल हुआ नहीं है, अगले साल से एप्लीकेबल होगा। तो एक क्वेश्चन है कि खाली फैक्ट बताना है और एक क्वेश्चन है कि फैक्ट भी बताना है और साथ में इंपैक्ट जो होने वाला है जब मैं पहली बार अप्लाई करूंगा। एक तीसरा, डिस्क्लोज बोथ द फैक्ट एंड द इंपैक्ट, आगे पढ़ता हूं, दैट न्यू इंड AS विल हैव ऑन एंटिटीज करेंट पीरियड। इस साल में क्या इंपैक्ट होने वाला है वो डिस्क्लोज करना है। वो नॉनसेंस है कि नहीं हमको बताओ। अगले साल क्या, अगले साल से इंड AS लाएगा तो अगले साल में क्या इंपैक्ट होगा वो ना डिस्क्लोज करना है। तो ये क्वेश्चन है, ये चॉइस है। अगेन आई वुड से चॉइस इज ऑब्वियस, बट स्टिल सी द बुक। एक मिनट रुक, पहले बात कर लेते हैं फिर तुम्हारी बात करेंगे। ये क्वेश्चन के फॉर्म में है। लास्ट क्लास में एक कोई पूछ रहा था कि सर खाली जितना क्वेश्चन आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बोले थे वही पढ़ना है कि बाकी सब्जेक्ट माने बाकी चैप्टर में भी पढ़ना है? आंसर इन्हें तो क्यों बना के दिए। देखिए, whether an entity is required to disclose the impact of any new Ind AS which is issued but not yet effective in the financial statement as per Ind AS 8, एकदम सेम कंटेंट है। भले छोटा टॉपिक था पर टॉपिक तो है। इंस्टीट्यूट ने इज्जत दिया तभी तो क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से तो नहीं बनाया। आगे, अगर ऐसा होता है तो एक तो फैक्ट दिखाना है, दूसरा जो भी एस्टिमेबल इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट टू असेसिंग द पॉसिबल इंपैक्ट एंड एप्लीकेशन न्यू इंड AS इन द पीरियड ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन। अब इस इनिशियल एप्लीकेशन के वर्ड को साला चेंज करके करंट पीरियड भी डाल दिया, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अदरवाइज तुम देखोगे ना तो सी और डी से भी बात बोल रहा है। डी बोल रहा है इस साल पे इंपैक्ट दिखाना है, सी बोल रहा है नहीं नहीं जब से एप्लीकेशन होगा उसका
उस साल का इंपैक्ट आप अगर अभी एस्टिमेट कर पाते हो, बिकॉज अगला साल तो एनीवे आपको बताना ही पड़ेगा, अगला साल तो वो इंड एस एप्लीकेबल हो ही जाएगा, तो वो तो आपको बताएगा ही क्या क्या करना है। तो ये उसके ऊपर देखो चुन करके एक तो लाइन निकाल करके वो एक क्वेश्चन बना सकता है। तो सर सीरियस होइए और क्या। 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिखाई दे दिए कि बुक पढ़ने से हो जाता। इस टॉपिक का लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, चेंज इन द फंक्शनल करेंसी, चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल असेट्स, चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री मेथड। ये सब का अपना अपना इंड एस में रिस्पेक्टिव डिस्कशन है कि जब चेंज करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है। और चेंजेस इन दी मेथड ऑफ इन्वेंट्री को लेकर के इंड एस 8 में बहुत सारा क्वेश्चन है कि कैसे रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग चेंज मारेंगे। तो अगर प्रैक्टिकली आप इंड एस 8 करे हुए रहोगे ना, तो ऑब्वियसली ये चॉइस सामने आके उभर के आ जाएगा। सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 1 आवर के आसपास का डिस्कशन हो गया, अगले 1 आवर के लिए छोटा सा 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये अच्छा हो रहा है, जानते हो, इससे रिवीजन भी हो जा रहा है, कुछ बुक रीडिंग भी हो जा रहा है, नहीं? सो इट्स गुड इन वन वे। चलो मिलते हैं।